हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया था, एक तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी और एक डायनेमिक थ्योरी। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में हमारे बाकी के और 4 साइंटिस्ट हैं और डायनेमिक थ्योरी जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये डायनेमिक थ्योरी के अंतर्गत आएगा, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट्स में बांटा: आइडियल, वर्बल, नोटेशनल और बुक क्लासिफिकेशन। देखिए, कैनन्स का मतलब होता है रूल्स, जो भी हम लोग रूल्स लगा रहे हैं क्लासिफिकेशन करते वक्त। तो जो हमारा क्या है कि डे टू डे है, क्या हो रहा है कि बहुत सारे एजुकेशन में बहुत सारी पार्ट्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बुक्स आ रहे हैं। तो उसको हम किस तरीके से, किस रूल के मुताबिक हम उसको क्लासीफाई करेंगे, इसके लिए जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कुछ रूल्स दिए गए, उसी को हम कैनन बोलते हैं, जो कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, कैनन ऑफ आइडियल प्लेन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी कैनन ऑफ वर्बल प्लेन, नोटेशन और बुक क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, कैनन्स फॉर अरे को भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कैनन्स फॉर अरे थोड़ा लॉन्ग है। तो देखिए, कैनन्स ऑफ आइडियल प्लेन में हमारे 5 आते हैं: कैनन्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन फॉर अरे, कैनन फॉर चेन, कैनन फॉर फिलेटरी सीक्वेंसेस। आपसे यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो पूछा जाए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा क्लासिफिकेशन का कौन सा थ्योरी दिया गया था, तो डायनेमिक थ्योरी। और जो आइडियल प्लेन है उसमें कितने आते हैं, इसमें आपसे रहेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि आपको बताना हो कि कौन सा कैनन्स जो है आइडियल प्लेन के अंतर्गत आता है या कौन सा प्लेन जो आइडियल प्लेन में नहीं आता। इसमें से कोई आपको 4 ऑप्शंस में रहेंगे, आपको बताना होगा। तो आपको इन 5 के नाम याद होने चाहिए कि कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे, चेन, फिलेटरी सीक्वेंस। अब देखिए, कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से आते हैं, इसके भी फिर 4 पार्ट है: डिफरेंशिएशन, रेलिवेंस, सस्टेनेबिलिटी और परमानेंस। इसे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का कौन सा कैनन नहीं है। तो इन 4 में से कोई एक जो है अलग, ये 3 के नाम दिए रहेंगे और फिर कंफ्यूज करने कैनन ऑफ करेंसी दिया रहेगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 आते हैं: डिफरेंशिएशन, रेलिवेंस, सस्टेनेबिलिटी और परमानेंस। अब देखिए, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कैनन्स, ए कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड एज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्स शुड डिफरेंशिएट सम ऑफ इट्स एंटिटीज। इस कैनन का मतलब ये है कि हम लोग को क्लासिफिकेशन करते वक्त ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करना है जो कि हम लोग क्या कर सके, उससे आइसोलेट बना सके, मतलब एक चीज़ को हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर हमको एक टेबल का एक यूनिवर्स दे दिया गया, मतलब कि हम लोग को बहुत सारा टेबल दे दिया, हमको इस तरीके से टेबल्स को अरेंज करना है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं हाइट। तो हाइट से क्या कर पाएंगे, हम बहुत सारे टेबल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये टेबल छोटा है, ये टेबल बड़ा है, ये टेबल बीच का है। मतलब इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे टेबल। तो अभी क्या है कि अगर हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें कि जो भी टेबल का टॉप होगा, जिस भी टेबल पे टॉप होगा, वो क्या होगा कि टेबल कहलाएगा। तो हर एक टेबल का क्या होता है कि उसका ऊपर पार्ट होता है। तो हम इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं ले सकते। तो हम इस कैनन का मतलब है कि हम लोग को एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है जो कि हम लोग को जो भी यूनिवर्स दिया गया है, हम उसमें क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, कैनन ऑफ रेलिवेंस क्या कहता है? ए कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड एज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स शुड बी रेलिवेंट टू द पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इस कैनन का मतलब ये है कि हम लोग को क्लासिफिकेशन करते हुए ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है जो कि क्या कर पाए, उससे रिलेट हो पाए। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को एक गर्ल्स का यूनिवर्स दे दिया, मतलब कि हम लोग को गर्ल्स में क्या करना है, क्लासीफाई करना है। अब हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले रहे हैं फिजिकल स्ट्रेंथ या उसकी एजुकेशन या तो जो उसकी हॉबी है, मतलब उससे क्या कर पाएंगे हम कि कोई भी लड़कियों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये लड़की इतनी एजुकेट है, ये लड़की का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना है, ये लड़की हाइट इतनी है, इसका ये यहाँ तक पढ़ी है। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे कि कौन सी लड़की रिच है, किस लड़की का हैंड राइटिंग कैसा है, कौन सी लड़की गोरी है, कौन सी लड़की काली है, तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस कैनन का मतलब ये है कि हमको लोग को ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है जो कि क्या हो पाए, जो भी हम लोग को जिस भी चीज़ को हमको क्लासीफाई करना हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उससे रिलेट हो पाए।
अब देखिए कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी क्या कहता है, ए कैरेक्टरिस्टिक्स यूज एज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स शुड बी डेफिनेट एंड असर्टेनेबल। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं वो डेफिनेट होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग को पर्सनस को, ह्यूमन बींग्स को क्लासीफाई करना है, अब हम अगर उसको उनके डेथ के डेट पे क्लासीफाई करेंगे तो क्या होगा कि ये फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि कौन इंसान कब मर जाएगा इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे लेंगे कि सबके डेट ऑफ बर्थ पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे किसी भी इंसान को तो क्या होगा कि डेफिनेट है कि हाँ इसका इतना डेट ऑफ बर्थ है, इसका इतना डेट ऑफ बर्थ है। हमने क्या किया, पर्सन्स को क्लासीफाई कर दिया। तो इस कैनन का मतलब यही है कि हम लोग को ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है जो कि डेफिनेट हो। अब देखिए कैनन ऑफ परमानेंस, दिस कैनन स्टेटेड दैट ए कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड एज ए बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स शुड कंटिन्यू टू बी अनचेंज सो लॉन्ग एज देयर इज नो चेंज इन द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस कैनन का मतलब ये है, मान लीजिए कि हमको इंडिया को डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम इंडिया में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी पे, हमने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली। अब हम लोग को पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो हम लोग को अगर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेके इंडिया को डिवाइड कर दिया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई फिर से हमको इंडिया को डिवाइड कर पड़ेगा। तो मतलब हमारा पूरा प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा, हम कभी भी प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को, और अगर हम इंडिया को उसके ज्योग्राफिकल सिचुएशन पे जो भी उसका जैसे स्टेट बटे हुए हैं इस टाइप से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये सो लॉन्ग चलेगा, क्योंकि स्टेट्स या जो भी उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कभी भी जल्दी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग को इस कैनन का बस इतना ही मतलब कि हम लोग को इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है जिसको हम लोग को मतलब बहुत लंबे टाइम तक उस कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज ना करना पड़े। मतलब हमारा क्लासिफिकेशन एक टाइप के स्थिर क्लासिफिकेशन हो, ये नहीं कि हम बार बार चेंज कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हम यूज़र को फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे, यूज़र को उसके हिसाब से हम बुक्स नहीं दे पाएंगे। अब देखिए कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें 3 कैनन आते हैं, कैनन ऑफ कॉन्कोमिटेंस, कैनन ऑफ रेलिवेंट सक्सेशन, कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेशन। कैनन ऑफ कॉन्कोमिटेंस का मतलब नो टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एसोसिएटेड स्कीम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कॉन्कोमिटेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि हमने एक बॉयज़ की एंटिटी ली, देखिए इस कैनन का मतलब ये होता है कि हम लोग को इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बॉयज़ का एक कैनन बनाया है, तो अब हम बॉयज़ का हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हम इसका आइसोलेट बना रहे हैं। तो हमने उसका ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, हमने उसका हाइट लिया, फिजिकल स्ट्रेंथ लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए हाइट है, इसमें जो भी लंबे हाइट के लड़के आएंगे वो सब आ जाएंगे, जो छोटे हाइट के आएंगे वो सब आ जाएंगे उसके नीचे। फिर फिजिकल स्ट्रेंथ पे लिया तो जो मजबूत है वो सब आ जाएंगे। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन हम एज और ईयर ऑफ बर्थ पे करेंगे तो क्या होगा कि वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम ही हो जाए। हमने ईयर ऑफ बर्थ से आइसोलेट बना दिया तो क्या होगा कि आज से अगर मान लीजिए कि कोई 1998 का बॉर्न है तो उसी के हिसाब से उतने साल अभी से गिनेंगे तो उतने साल का ये होगा। तो हम लोग, मतलब ये कहने का मतलब है कि इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेना है कि जो कि वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही आइसोलेट के अंदर मर्ज हो। हम लोग को इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है कि एक आइसोलेट और ये दूसरा आइसोलेट बन सके। तो इसका कहने का मतलब बस इतना ही कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को अच्छे से लेना ताकि वो मर्ज ना करे। Canon of relevant succession, the succession of the characteristics in the associative state scheme of characteristics should be relevant to the purpose of classification। इस कैनन का मतलब ये है कि हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे डीडीसी में हम लोग लैंग्वेज को डिवाइड करते हैं लैंग्वेज में, फॉर्म में, पीरियड में, और सीसी में हम लोग डिवाइड करते हैं लिटरेचर को लैंग्वेज, फॉर्म, ऑथर एंड वर्क में। सॉरी, हम लोग डीडीसी में लिटरेचर को जो डिवाइड करते हैं लैंग्वेज, फॉर्म एंड पीरियड, और सीसी में लैंग्वेज, फॉर्म, ऑथर एंड वर्क। तो हम लोग को इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है जो कि उससे रेलिवेंट हो, उसका जो सक्सेशन हो, मतलब जो आइसोलेट्स हो वो क्या हो, उससे रेलिवेंट हो। फिर अब क्या है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेशन। जो भी देखिए, अब जैसे ये हम मान लीजिए कि हमने ये लिया, बॉयज़ का एक ले लिया, अब जो भी हम लोग आइसोलेट बनाए ये सब आइसोलेट बना दिए। तो इसका मतलब यही है, इस कैनन का मतलब कि एक आइसोलेट जो होता है वो दूसरे से, मतलब हम लोग को, जैसे ये हाइट है, अब फिर हमने फिजिकल स्ट्रेंथ ले लिया, अब हम कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, मान लीजिए कि हमने होम ले लिया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, इससे मैच ही नहीं कर रहा है।
कि कौन से किसका घर बड़ा है किसका घर छोटा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच ही नहीं करा। मतलब एक लयबद्ध कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के हमको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि एक दूसरे से मैच खा रहा हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, मतलब एक दूसरे को अडेयर कर रहा हो। इसका मतलब बस यही है। अब आता है कैनन्स फॉर चेन। इसमें आता है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और मॉड्यूलेशन। डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में जैसे डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब है वाइल मूविंग डाउन ए चेन from its first link to its last, the extension of the classes or of the ranked isolate as the case may should be decreased and intention should increase at each step। मतलब जैसे डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में बस इतना सा नॉर्मल, इसका मतलब जैसे कि हमने एशिया को लिखा तो 4 लिखा, इंडिया को लिखा 4 लिखा, उसके बाद क्या होगा, इंडिया से जो आएगा नीचे उसके बाद हम उसका नंबर लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है कि पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद उससे नीचे, इस तरीके का ये हुआ क्या, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को इस तरीके से हम लोग को आइसोलेट बनाना है। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी कैनन्स है वो क्या करे कि जो उसका आइसोलेट्स है वो क्या करे, जैसे फर्स्ट आइसोलेट जो है लास्ट आइसोलेट से क्या करे, लिंक करे। ये नहीं कि हमने ऐसा आइसोलेट बना दिया जो कि फर्स्ट आइसोलेट कहाँ का, लास्ट लोवेस्ट आइसोलेट कहाँ का, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब हम लोग को आइसोलेट पढ़ के ऐसा फील होना चाहिए कि जो फर्स्ट आइसोलेट है वो लास्ट आइसोलेट से लिंक कर रहा है, मतलब हर एक आइसोलेट क्या कर रहा है, एक दूसरे से लिंक कर रहा है। तो ये हमारा पूरा मॉड्यूलेशन का मतलब। फिर जो हमारा आता है कैनन्स और फिलेटरी सीक्वेंसेस, इसमें हमारा 2 कैनन्स आता है, सबऑर्डिनेट क्लासेस और कोऑर्डिनेट क्लासेस। तो ये था हमारा पूरा कैनन ऑफ आइडियल प्लेन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आप लोग को कैनन्स फॉर अरे बता दूंगी, फिर उसके बाद वर्बल, नोटेशन और बुक क्लासिफिकेशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।